नमस्कार प्यारे साथियों, सभी भविष्य निर्माताओं का इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। कल मैंने एक पोस्ट की थी, इस चैनल के फेसबुक पेज पे भी की थी और इसके कम्युनिटी टैग पे भी डाला था। और यही क्वेश्चन था जिसका आंसर मुझे डी मिला। वो सबसे ज़्यादा डी ही ऑप्शन मिला, इसका गलत था। कुछ एक बंदों ने इसका राइट आंसर दिए, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ गलत आंसर देने का रीज़न क्या था और गलत क्यों दिया था। इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा नहीं है, पढ़ भी लिया तो ऑप्शन को ढंग से नहीं देखा है, और देख भी लिया तो ऑप्शन जो डी आया था इसको उपरोक्त सभी सही कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। अब गलत क्यों है वो हम जान लेते हैं। चलो पहले हम पढ़ते भाई, प्रश्न को सही ढंग से पढ़ते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति का उत्तरदायित्व निम्न में से किसका होता है। शिक्षण प्रक्रिया क्या होती है आप सभी जानते हैं, जहाँ पर अध्यापक विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, मतलब उनमें सार्थक अधिगम लाते हैं, ठीक है। तो वही शिक्षण प्रक्रिया हुई जहाँ पर शिक्षा दी जाती है, ओके। और अब देखो शिक्षण उद्देश्य क्या होता है। शिक्षण उद्देश्य ऐसे होते हैं जैसे कि हम कुछ, ये तो बच्चा है और ये गुरुजी उस बच्चे के, ठीक है। तो इस बच्चे में कौन कौन से परिवर्तन लाने हैं, इसके व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन लाने हैं, ठीक है। किस प्रकार के परिवर्तन लाने हैं, वो इसके क्या हो जाएंगे, उद्देश्य हो जाएंगे। शिक्षण के जरिए कौन से उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है, तो इसका उत्तरदायित्व किसका होता है, ये हमें पूछा गया है। एक बार बिल्कुल सलीके के साथ में इस क्वेश्चन को वापस पढ़ें। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति का उत्तरदायित्व निम्न में से किसका होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है केवल शिक्षक का, केवल बालक का, केवल पाठ्यक्रम का, या फिर उपरोक्त सभी का। तो मैं आपको बता दूं इसका ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है, ऑप्शन डी नहीं होगा। अब शिक्षण उद्देश्य निर्धारित कौन करता है पहले ये बताओ, है ना। तो इसमें बालक तो हो नहीं सकता भाई, ऑप्शन बी तो बिल्कुल गलत है, और डी भी गलत है, सी भी गलत है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, वो हम देख लेते हैं राइट क्यों है, रीजन क्या है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है मित्रों, मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे, फिर हमारा आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। मूल्यांकन एक सतत और व्यापक रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। जी हाँ साथियों, मूल्यांकन है ना, वो बिल्कुल सतत यानी कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया। व्यापक इनका ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है, इसको संकुचित अर्थ में नहीं लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस हम मूल्यांकन के जरिए एक पक्ष का मूल्यांकन नहीं करते हैं, एक पक्ष को नहीं मापते हैं, ठीक है ना। बालक के हर प्रकार के जो संज्ञानात्मक है, ज्ञानात्मक है, क्रियात्मक है, हर प्रकार के पक्ष को मापा जाता है, उसको देखा जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। तो भाई बच्चा जो शैक्षिक है और शैक्षिक क्रियाएं, जैसे कि बच्चा विद्यालय कक्षा में पढ़ता है तो वहाँ पर उसने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, कितना अधिगम किया वो, और बच्चा कितने क्या क्या खेल लेता है, बच्चा क्या क्या कौन कौन सी जो प्रक्रिया उसमें भाग ले लेता है ना। बच्चा भाषण देता है कि नहीं देता है, बच्चा अपने पड़ोसी से, अपने जो मित्र है उनसे कैसे बात करता है, हर प्रकार की नॉलेज का जो जानकारी रखते हैं वो मूल्यांकन होता है, इसमें सतत रूप से चलता है, ठीक है। तो इसके 3 सोपान होते हैं मित्रों, कितने 3 सोपान होते हैं मूल्यांकन के। देखो 3 सोपान ये हैं कि उद्देश्यों को निर्धारण किया जाता है, और अध्यापक द्वारा अधिगम अनुभव प्रदान किए जाते हैं, और इन्हीं के जरिए प्रशिक्षण उद्देश्य को निर्धारण किया जाता है। क्यों करते हैं, क्योंकि व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं, है ना, बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाने हैं, तो कौन से परिवर्तन लाने हैं उनको मद्देनजर रखते हुए कुछ उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, और वो उद्देश्य कौन निर्धारित करता है, केवल और केवल शिक्षक करता है, ठीक है। फिर उन उद्देश्यों को मद्देनजर रखते हुए अधिगम अनुभव दिए जाते हैं। कौन, जो शिक्षक होते हैं वो बच्चों को अधिगम अनुभव प्रदान करते हैं, और उद्देश्यों के सापेक्ष में जो अधिगम अनुभव प्रदान किए गए उनका मूल्य, उनकी प्रगति जांचने के लिए कि भाई मैंने जो कार्य किया है उसका फल मुझे सही मिला है फिर नहीं मिला है, उसके लिए मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं शिक्षण उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। जैसे ज्ञानात्मक है, बोधात्मक है, अनुप्रयोगात्मक है, कौशलात्मक है, रुचात्मक है, अभिवर्त्यात्मक है। इनका निर्धारण शिक्षक ही करता है, और उनकी प्राप्ति का ही उत्तरदायित्व केवल और केवल शिक्षक का ही होता है। मुझे बताओ कि हम किसी बच्चे से कोई कार्य करवा रहे हैं, क्या करें, किसी बच्चे से हम कोई कार्य करवा रहे हैं, ठीक है। तो उस बच्चे को थोड़ी पता है कि मेरा कौशलात्मक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए गुरुजी हमसे ऐसा करवा रहे हैं, मेरी अभिवर्त्यात्मक जो उद्देश्य उनकी पूर्ति के लिए ऐसा करवा रहे हैं, नहीं ना, उस बच्चे को पता नहीं होता है। जबकि जो शिक्षक होते हैं उनको पता होता है कि मैं अगर ये काम बच्चे से करवाऊंगा, है ना, ये क्रिया बच्चे से करवाऊंगा तो बच्चे में इस प्रकार का विशेष परिवर्तन होगा और मेरे उद्देश्यों की पूर्ति हो जाएगी। तो ठीक है, इसका आंसर ये राइट इसलिए हुआ कि जो शिक्षण प्रक्रिया है उसमें जो उद्देश्य होता है ना, उन उद्देश्यों की प्राप्ति का उत्तरदायित्व यानी जिम्मेदारी केवल और केवल शिक्षक का ही होती है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है। मुझे बहुत हैरानी हुई, कल मैंने इसका आंसर डी देखा था साथियों, बहुत ज़्यादा हैरानी हुई, क्योंकि एक्चुअल में होता यूँ कि जल्दबाजी में क्वेश्चन को सही नहीं पढ़ते हैं, और पढ़ भी लिया तो ऑप्शन को सही ढंग से नहीं देखते हैं, उपरोक्त सभी आया तो टिक कर दिया। नहीं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है साथियों, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, सैल्यूट इंडिया। और मैं आपको बता दूं फेसबुक पर भी
हम पोस्ट बिल्कुल लाइव करते हैं, तो उनको भी देखना मत भूलना। इसके फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर साथ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सैल्यूट इंडिया। ओके।